रशिया के महानतम लेखकों में से एक फ्योदोर दोस्तोयेवस्की की लिखी गई कहानी क्रिसमस ट्री का हिंदी अनुवाद लेकर मैं आपकी दोस्त रोशनी एक बार फिर से आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की मुलाकात। मैं उपन्यासकार हूँ और मुझे लगता है कि ये कहानी मेरी मनगढ़ंत है। मैंने लिखा है कि लगता है, हालांकि मैं जानता हूँ, निश्चित तथ्य के रूप में जानता हूँ कि मैंने ही इसे यूं ही गढ़ लिया है। फिर भी ये कल्पना मेरा पीछा नहीं छोड़ती कि कहीं ना कहीं किसी न किसी समय ज़रूर ऐसी घटना घटी होगी। और ये कि ठीक बड़े दिन से पहली रात किसी बड़े नगर में भयानक पाले के बीच ही इस घटना का जन्म हुआ होगा। मेरी कल्पना में एक लड़का उभरता है, एक छोटा लड़का, 6 साल का अथवा इससे भी कम उम्र का। उस सुबह एक ठंडे और सीलन भरे तहखाने में उसने अपनी आंखें खोली। बदन पर वह ऐसे ही एक छोटा सा चोगा पहने था और ठंड के मारे थरथरा रहा था। सांस के साथ मुंह से भाप के बादल निकल रहे थे। कोने में लकड़ी की एक पेटी पर बैठा वह भाप का एक गोला मुंह से छोड़ता, ऊबी नजर से उसे दूर जाते हुए देखता और इस तरह अपना जी बहलाने का प्रयत्न करता। लेकिन वह बुरी तरह भूखा था। रह रहकर वह उठता, लकड़ी के उस तख्ते के पास जाता जहां उसकी बीमार माँ तवे की रोटी की भांति पतला एक गद्दा बिछाए और तकिए की जगह सिर के नीचे एक पोटली रखे आंखें मूंदे पड़ी थी। वह यहाँ कैसे आई? निश्चय ही वह अपने लड़के के साथ किसी दूर नगर से आई होगी और यहाँ आकर एकदम से अचानक बीमार पड़ गई। मकान मालकिन को जो इस तहखाने के कोने किराए पर देती थी, 2 दिन हुए कि पुलिस आई और पकड़ कर ले गई। वह थाने में बंद थी। अन्य निवासी, त्योहार इतना निकट था इसलिए उमंग से भरे बाहर निकल गए थे, केवल एक को छोड़कर जो पिछले 24 घंटे से नशे में धुत पड़ा था। उसने बड़े दिन की प्रतीक्षा नहीं की, पहले ही मना लिया। एक अन्य कोने में 80 बरस की एक मरियल बुढ़िया, जो किसी जमाने में बच्चों की आया का काम करती थी और अब संगी साथी विहीन मरने के लिए यहाँ पटक दी गई थी, गठिया के मारे कराह और खांक रही थी। लड़के पर झिड़कियों और गालियों की बौछार कर रही थी। लड़का डर के मारे उसके कोने के पास तक नहीं भटकता था। बाहर के कमरे में पानी तो मिल गया, उसने पिया भी, लेकिन रोटी का एक टुकड़ा तक नजर नहीं आया। 20 बार वह अपनी माँ के पास गया, मन में हुआ कि उसे जगा दे, लेकिन उसने जगाया नहीं। आखिर सांझ घिर आई। रोशनी के नाम पर वहां कुछ नहीं था और अंधेरे में उसे डर लगने लगा। माँ के पास जाकर उसने उसका चेहरा छुआ। माँ जरा भी हिली नहीं और उसका बदन उतना ही ठंडा था जितना कि तहखाने की दीवार। उसे बड़ा अजीब मालूम हुआ। मन में सोचा, यहाँ बेहद ठंड है। कुछ देर वह वैसे ही खड़ा रहा। उसका हाथ अब भी अनजाने में मृत स्त्री के कंधों पर टिका था। इसके बाद अपनी उंगलियों को गरमाने के लिए मुंह से भाप छोड़कर उसने उन्हें फूंका। फिर चुपचाप बिस्तर टटोलकर उसने अपनी टोपी उठाई और बाहर निकल गया। चला तो वह इससे पहले भी जाता, लेकिन उसके मन में पड़ोसी के उस भारी भरकम कुत्ते का डर बैठा था जो जीने के ऊपर ठीक दरवाजे के सामने दिन भर भौंकता रहा। कुत्ता अब वहां नहीं था, सो वह बाहर सड़क पर खिसक गया। बाप रे, ये भी क्या नगर है! इस तरह का नगर उसने पहले कभी नहीं देखा था। जहां से वह आया था, रात को हमेशा वहां इतना घटाटोप अंधेरा रहता था कि कुछ कहना नहीं। समूची सड़क पर ले देकर एक लैंप टिमटिमाता था। वहां लकड़ी के छोटे छोटे नीचे को दबे घर थे जिनकी खिड़कियों के पट बंदे रहते थे। सांझ के बाद सड़क पर कोई नजर नहीं आता था। सब अपने अपने घरों में घुस जाते थे और कुत्तों के भौंकने रोने के सिवा और कुछ सुनाई नहीं देता था। कुत्तों की टोलियां सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में दल बांधकर रात भर भट्ट रोदन करती थी। लेकिन वहां इतनी ठंड नहीं थी और खाने को भी कुछ न कुछ मिल जाता था। लेकिन यहाँ सच, कितना अच्छा होता अगर इस समय पेट में कुछ पड़ जाता। ओह, कितनी चहल पहल, कितना शोरगुल है यहाँ। रोशनी से सभी कुछ जगमगा और लोगों की भीड़ भाड़ से भरा। घोड़े और गाड़ियां और पाले का ये हाल कि कुछ न पूछो। घोड़ों के ऊपर गर्म सांस छोड़ते हुए उनके मुंह और नथनों के इर्द गिर्द और उनके जबड़ों से भाप के घने बादल लटके थे।
और उनके नाल जड़े टाप बर्फ के महीन कणों के नीचे छिपे सड़क के पत्थरों से टकराकर खनखना रहे थे और हर कोई आगे बढ़ रहा था, उतावली में एक दूसरे को धकियाता हुआ। ओह, कितना अच्छा होता अगर इस समय अपने पेट में डालने के लिए कुछ मिल जाता। यकायक मैं छटपटाया। भूख के मारे उसका बुरा हाल हो गया। पास से एक पुलिसमैन गुजर गया, मुंह मोड़कर ताकि लड़के पर उसकी नजर न पड़े। और ये एक दूसरी सड़क थी। ओ, कितनी चौड़ी! लगता है जैसे यहाँ वह कुचला ही जाएगा, बचेगा नहीं। हर कोई चिल्ला रहा है, दौड़ा और लपका जा रहा है, घोड़ों पर चाबुक फटकार रहा है। और रोशनी, रोशनी की तो जैसे बाढ़ आ गई है। और ये क्या है? कांच की एक भीमाकार खिड़की और खिड़की के भीतर छत को छूता हुआ एक पेड़। ये फर का पेड़ है, ढेर सारे कुमकुमों और सुनहरी पत्तियों से चमचमाता। सेब और छोटी छोटी गुड़िया और घोड़े लटके हुए थे उसकी टहनियों से। और साफ सुथरे एक से एक बढ़िया कपड़े पहने हुए बच्चों की वह चहल पहल। वह हंस रहे थे, खेल रहे थे और कोई चीज़ पी रहे थे। और तभी एक लड़की, छोटी सी लड़की, एक लड़के के साथ नाचने लगी। कितनी सुंदर थी वह, बिल्कुल गुड़िया सी। और संगीत, खिड़की में से संगीत की आवाज़ आ रही थी। लड़के ने ही सब देखा, अचरज और कौतूहल से भर गया और उसका चेहरा हंसी से खिल गया। हालांकि उसके पांव के अंगूठे ठंड के मारे दुख रहे थे, उसकी उंगलियां अकड़कर सुन्न पड़ गई थीं, उन्हें मोड़ते या हिलाते दर्द होता था। और तभी यकायक लड़के को याद आया कि उसके पंजे दुख रहे हैं और उंगलियां दर्द कर रही हैं और वह रोने लगा। भागकर आगे बढ़ गया। एक अन्य खिड़की पर उसकी नजर पड़ी। कांच के भीतर एक अन्य पेड़ उसे दिखाई दिया। वहां एक मेज लगी थी और मेज पर भांति भांति के केक बिस्किट सजे थे, बादामी, लाल और पीले रंग के। और मेज पर 3 खूब ठाठदार नवयुवतियां बैठी थीं। जो भी उनके पास जाता केक लेकर लौटता। बाहर से आने वालों का तांता लगा था। दरवाजा बार बार खुल रहा था। ढेर के ढेर पुरुष और स्त्रियां भीतर जा रही थीं। लड़का भी दबे पांव आगे बढ़ा। यकायक दरवाजा भी उसने खोल डाला और भीतर पहुंच गया। ओह, उसे देखते ही किस बुरी तरह से वे उस पर चिल्लाए और खदेड़कर उसे बाहर करने लगे। तभी तेजी से एक स्त्री उसके पास आई और चुपके से एक कोपेक उसने उसके हाथ में थमा दिया और खुद अपने हाथों से उसके लिए बाहर का दरवाजा खोल दिया। वह बेहद सहम और सक पका गया था। कोपेक उसके हाथ से छूट गया और लुढ़कता हुआ खन्न से सीढ़ियों पर जा गिरा। उसकी उंगलियों का खून जम गया और उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि कोपेक को मजबूती से थाम सकती। उसने फिर अपने कदम कुछ तेज किए और आगे बढ़ चला। कहाँ और किस ओर, ये वह खुद नहीं जानता था। वह फिर रुआंसा हुआ आया, लेकिन डर के मारे रो न सका। बस वह तो बराबर दौड़ता जाता था और उंगलियों को गरमाने के लिए उनमें फूंक मारता जाता था। और वह दुखी था, बेहद दुखी था, क्योंकि वह अपने आप को सहसा इतना अकेला और इतना डरा सहमा अनुभव कर रहा था। और अचानक, बाप रे, खुदा रहम करे, ये अब फिर क्या उसकी आंखों के सामने आ गया। लोगों की एक भीड़ सी जमा हो गई थी और सब के सब मुग्ध भाव से कुछ देख रहे थे। कांच की खिड़की के पीछे 3 गुड्डे नजर आ रहे थे, लाल और हरे रंग के कपड़ों में सजे हुए। ऐसा मालूम होता था मानो वे एकदम जीवित हों। उनमें से एक बूढ़ा था, छोटा सा। वह बैठा हुआ एक बड़ा सा बेला बजा रहा था। बाकी भी 2 बराबर में मौजूद थे और एक दूसरे की ओर देखते हुए छोटे छोटे बेले बजा रहे थे। अपने सिर हिला हिलाकर वे ताल दे रहे थे और उनके होंठ हिल रहे थे और उनके मुंह से आवाज, हाँ, सचमुच की आवाज निकल रही थी, लेकिन उनकी कांच के इस पार उसे सुनाई नहीं दे रहा था। शुरू में लड़के को ऐसा ही मालूम हुआ कि वे जीवित हैं, सचमुच जीवित हैं। लेकिन फिर जब उसने समझा कि ये खिलौने हैं तो वह हंसा। ऐसे खिलौने उसने पहले कभी नहीं देखे थे और वह ये सोच तक नहीं सकता था कि ऐसे खिलौने होते भी हैं। उसका हृदय फिर से रोने के लिए उमड़ घुमड़ कर रहा था, लेकिन उसे अच्छा लगा। खिलौनों को देखकर उसे खुशी मालूम हुई। तभी अचानक उसे ऐसा अनुभव हुआ कि मानो किसी ने पीछे से उसका चोगा पकड़कर खींचा हो। एक बड़ा लड़का, पूरा शैतान, उसे सट खड़ा था। सहसा उसने उसके सिर पर आघात किया, उसकी टोपी छीन ली और कस कर टंगड़ी मारी। लड़का जमीन पर गिर पड़ा। फौरन ही चिल्लाने की आवाज आई।
भय के मारे वह सिट्टी पिट्टी भूल गया, उछलकर उठ खड़ा हुआ और फिर भागने लगा। वह भाग रहा था। उसे कुछ पता नहीं था कि वह कहाँ जा रहा है। लपक कर किसी के सहन का दरवाज़ा खुला और वह उसमें घुस गया और लकड़ियों के एक ढेर के पीछे बैठ गया। उसने सोचा, अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, फिर यहाँ अंधेरा भी है। वह दुबका सिमटा बैठा था, भय के मारे सांस तक नहीं ले रहा था। और तभी अचानक एकदम सहसा उसे भारी खुशी महसूस हुई। उसके हाथ और पांव सहसा दुखने बंद हो गए थे। गरमाई का उसने अनुभव किया। लगता था जैसे वह अंगीठी के पास बैठा हो। इसके बाद उसे फिर कंपकंपी सी चढ़ गई। वह चौंक उठा। अरे, तो क्या वह सचमुच सो गया था? कितनी अच्छी नींद है यहाँ। अच्छा है, कुछ देर यहाँ सुस्ता लेता हूँ। इसके बाद एक बार और उन खिलौनों को जाकर देखूंगा, लड़के ने कहा और खिलौनों की बात मन में सोचकर मुस्कुराया। लगता है जैसे वो एकदम जीवित हों। और सहसा उसे अपने ऊपर अपनी माँ के लोरी गाने की आवाज़ सुनाई दी। माँ, मैं सो रहा हूँ। कितनी अच्छी नींद है यहाँ। चलो मेरे नन्हे मुन्ने, अब मैं तुम्हें बड़े दिन का वृक्ष दिखाऊं। सहसा सिर के पास किसी की कोमल फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने सोचा कि ये भी उसकी माँ की आवाज़ है। लेकिन नहीं, यह उसकी माँ की आवाज़ नहीं थी। किसकी आवाज़ थी? वह ये जान नहीं सका। लेकिन अंधेरे में कोई उसके ऊपर झुका और उसने उसे अपने हृदय से लगा लिया। लड़के ने उसकी ओर अपने हाथ फैला दिए और यकायक, ओह कितनी जगमग जगमग रोशनी थी। वो बड़े दिन का पेड़ कितना शानदार था। लेकिन वह फर वृक्ष नहीं था, वह कोई निराला ही वृक्ष था। वैसा पेड़ उसने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन ये कौन सी जगह थी? वह अब कहाँ पहुंच गया था? हर चीज उजली और चमचम चमकती थी और चारों ओर खिलौने ही खिलौने। लेकिन नहीं, वे खिलौने नहीं थे। वे छोटे छोटे लड़के और लड़कियां थे, एकदम उजले और चमचम करते, चारों ओर हवा में तैरते थे। उसके पास आए, एक सिरे से सबने उसका मुंह चूमा। उन्होंने उसे उठाया और अपने साथ ले गए। और अब वह खुद भी उड़ रहा था और उसने देखा कि उसकी माँ उसकी ओर देख रही है और खुशी से हंस रही है। माँ, माँ, यहाँ कितना अच्छा है माँ। और उसने फिर एक बार बच्चों का मुंह चूमा और उसका मन उन गुड़ियों के बारे में बताने के लिए एकदम ललक उठा, जिन्हें उसने कांच की खिड़की में से देखा था। तुम कौन हो लड़कों? तुम कौन हो लड़कियों? उसने पूछा, हंसते और मुग्ध भाव से उन्हें देखते हुए। यह ईसा का बड़े दिन का वृक्ष है, उन्होंने जवाब दिया। आज के दिन ईसा हमेशा इस पेड़ को सजाते हैं, उन छोटे बच्चों के लिए जिनके पास उनके अपने पेड़ नहीं होते। अब उसने जाना कि ये लड़के लड़कियां सब के सब उस जैसे ही हैं। उनमें से कुछ ऐसे थे जो पैदा होने के बाद उन टोकरियों में पड़े पड़े पाले से जम गए थे, जिनमें रख कर उन्हें पीट्सबर्ग के खाते पीते और संपन्न लोगों के दरवाजों के आगे छोड़ दिया गया था। कुछ ऐसे थे जिन्हें अनाथ कहकर फिनिश स्त्रियों के साथ लगाकर जहाज पर डाल दिया गया था और वहां वे घुट घुट कर मर गए थे। कुछ अपनी भूखी माताओं की छातियों से चिपके चिपके ही खत्म हो गए और कुछ रेल के तीसरे दर्जे के डिब्बे की गंदी हवा में इस दुनिया से विदा हो गए। वे सब अब यहाँ मौजूद थे और सब फरिश्तों की भांति ईसा को घेरे हुए थे और ईसा उनके बीच में खड़े हुए हाथ फैलाकर उन्हें और गुनाहों में डूबी उनकी माताओं को आशीर्वाद दे रहे थे। और इन बच्चों की माताएं एक और खड़ी आंसू बहा रही थीं। उनमें से प्रत्येक अपने लड़के या लड़की को पहचानती थी। बच्चे उड़ते हुए उनके पास जाते थे, उनका मुंह चूमते थे, अपने छोटे छोटे हाथों से उनके आंसू पोंछते थे और उनसे अनुरोध करते थे कि वे रोएं नहीं, क्योंकि वे इतने खुश हैं। और नीचे सुबह होने पर लकड़ियों के ढेर के पीछे चौकीदार को एक छोटे लड़के की लाश दिखाई दी। लाश पाले में जम गई थी। उन्होंने उसकी माँ की भी खोज की, लेकिन वह उससे पहले ही मर चुकी थी। दोनों परमपिता के आगे स्वर्ग में एक दूसरे से मिले। लेकिन मैंने ऐसी कहानी क्यों गढ़ी? एक साधारण डायरी से इतनी भिन्न और एक लेखक की डायरी से तो और भी अधिक। और मैंने वचन दिया था कि सच्ची घटनाओं को लेकर 2 कहानियां भेंट करूंगा। ठीक ऐसा ही तो है। मैं बराबर सोचता हूँ कि ये सब कुछ सचमुच की घटना है। यानी तह खाने में जो कुछ हुआ और कुछ लकड़ियों के ढेर के पीछे जो कुछ हुआ, वह सच्ची घटना हो सकती है।
लेकिन रही ईसा के बड़े दिन के पेड़ की बात, तो उसके संबंध में मैं ये नहीं कह सकता कि ये भी कोई सच्ची घटना ही हो सकती है। दोस्तों, भरे मन के साथ आज की हमारी इस मुलाकात को यहीं समाप्त करते हैं। अगर इस कहानी के बारे में आप कुछ बातचीत करना चाहें तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं हूँ रोशनी और आप सुन रहे हैं बातचीत विद रोशनी।